Hello, my dear class 10th lovely students. I am Sameer Tripathi, your social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज फेडरलिज्म। अगर इसका मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं तो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि सर कितने टाइप के पावर शेयरिंग होते हैं, ठीक है। और हमने बात की थी कि सर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स होता है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होता है। बट उसी में से एक पावर शेयरिंग की हमने जो बात की थी दैट वाज वर्टिकल पावर शेयरिंग, और अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो उसी वर्टिकल पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे और इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर फेडरलिज्म को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो कंट्रीज फेडरल नहीं होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, और एक कंट्री किस तरीके से, या पर्टिकुलरली इंडिया की मैं बात करूं तो वो किस तरीके से अपने फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकती है। बट उससे पहले हम चर्चा करते हैं सर लास्ट चैप्टर की ही, कि कहां पर हमने बात छोड़ी थी कि सर बेल्जियम में, आपको याद आ रहा हो कि हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी बेल्जियम और श्रीलंका की। तो पहले बात करते हैं बेल्जियम के बारे में कि सर वहां की जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने एक ऐसा सेटअप डेवलप किया था जहां पर सभी ग्रुप्स को प्रॉपरली रिकॉग्निशन मिल सके, सभी ग्रुप्स को अपने अलग अलग लेवल पे अपनी गवर्नमेंट्स मिल सके, और सारी गवर्नमेंट्स ऑटोनॉमस थी। आपको याद आ रहा होगा कि बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट्स भी सेटअप की गई थी जो कि अलग अलग रीजन के ऊपर फोकस कर रही थी, कि सर एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी ही, उसके अलावा रीजनल गवर्नमेंट्स भी थी, और कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी स्टैब्लिश किया गया था। इसका मतलब क्या कि सर बेल्जियम में अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग गवर्नमेंट्स थी। वहीं पे अगर आपको याद आ रहा होगा कि श्रीलंका की जब हमने बात की थी तो श्रीलंका के केस में सर हमने देखा था कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजन मेकिंग कर रही थी, और जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स थे उनको कोई भी पावर शेयरिंग नहीं दी गई थी, या उन्हें कोई भी पावर नहीं प्रोवाइड की गई थी। और यही रीजन था कि आप देखेंगे कि बेल्जियम में अकोमोडेशन हो पाया, और श्रीलंका में जो रूल स्टैब्लिश हुआ उसको मेजॉरिटेरियन रूल कहा गया। अब हमने ये भी देखा कि इनके सबके अपने अलग अलग रिपरकशंस भी थे, कि सर बेल्जियम में जहां अकोमोडेशन किया गया तो उसके कारण एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस थे वो एकदम ही मिनिमाइज हो गए। और आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन का सेंटर भी, इसीलिए बेल्जियम को हेडक्वार्टर्स भी बेल्जियम में ही बनाए गए, ब्रुसेल्स जो उसकी कैपिटल सिटी है वहां पर बनाए गए। और वहीं श्रीलंका में आप देखेंगे तो एक काफी लंबे वक्त तक सिविल वॉर चलता रहा, जहां पे सिन्हालीज और बुद्धिस्ट के बीच में एक कंटिन्यूअस फाइट चल रही थी, जहां पे बुद्धिस्ट पीपल वर डिमांडिंग देयर ओन राइट्स। इससे आपको एक स्टोरी का छोटा सा आइडिया तो पता ही चल गया होगा कि सर किस तरीके से पावर शेयरिंग जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है सर। अब इस चैप्टर में हम जिस लेवल ऑफ पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग, कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप पर एक गवर्नमेंट है और वही सारे पार्ट्स को डायरेक्शंस दे रही है और कह रही है कि आपको किस तरीके से काम करना है। नहीं, रादर व्हाट वी हैव कि अलग अलग लेवल्स पे हमारे पास अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं जो अपने अंदर आने वाले ज्यूरिसडिक्शन का और रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रख रहे हैं। तो उसी से हम याद रखते हैं और देखते हैं कि सर जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि देयर इज पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, कि सर हमारे पास सबसे ऊपर है नेशनल गवर्नमेंट, फिर हमारे पास आती है स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में आते हैं लोग या पीपल। और वहीं पर मैं यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करूं तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, दैट इज सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट। आगे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. कि सर unitary, एक लौती यूनिट, कि सर यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, कि सर सिर्फ हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और नीचे सीधे पीपल आ जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है, कि सर ओनली वी हैव वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और यही लेवल ऑफ गवर्नमेंट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा और हर चीज को ध्यान रखेगा। मैं आपको यूनिटरी गवर्नमेंट के अगर एग्जांपल दूं थोड़े से, तो सर हमारे पास है श्रीलंका, सर हमारे पास है चाइना, सर हमारे पास है ब्रिटेन, सर जापान, अफगानिस्तान, सर म्यांमार। ये सारी कंट्रीज एग्जांपल हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, कि सर इनके यहां सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके नीचे कोई भी दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स नहीं है, और यही सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजन मेकिंग करती है, सारी चीजें देखती है, और जो भी मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए जाते हैं वो इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, और यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम गवर्नमेंट है, सारे डिसीजन उसी के हाथ में है, सारी पावर्स उसी के हाथ में है, और वहीं पर हम लोकल गवर्नमेंट्स को कोई भी पावर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
आगे हम मैं बात करता हूं कि सर फेडरल सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, कि सर हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है पूरे कंट्री की, फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है हर एक स्टेट की, और प्लस हमारे पास फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट्स हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। विलेज या रूरल और अर्बन एरियाज में वो अलग अलग होती हैं, जहां पे हम पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, और डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे। बट आप समझ पा रहे होंगे कि फेडरलिज्म क्या है, कि यूनिटरी सिस्टम में सर हमारे पास सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई भी रोल नहीं है। वहीं पर जब मैं बात कर रहा हूं सर फेडरल सिस्टम के बारे में, तो फेडरल सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन। कि सर फेडरल सिस्टम में पहली चीज हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट चीज हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने खुद के ज्यूरिसडिक्शन है, अपने खुद की पावर्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उसके उस ज्यूरिसडिक्शन में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और आप देखेंगे कि इसी तरीके से ये दोनों गवर्नमेंट सेपरेटली आंसरेबल हैं लोगों के लिए, कि सर स्टेट गवर्नमेंट जो काम करेगी उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा, और ये किसी भी तरीके से लिंक्ड नहीं होती हैं, इनके अलग अलग काम डिफाइंड होते हैं। ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जगह पे पावरफुल हो सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इनके अपने खुद के एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन करने का जो काम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और उसका एक एरिया होता है इन लोगों के पास। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इस सेटअप को हम 3 लेवल्स पे देखते हैं सर। इंडियन गवर्नमेंट की मैं अगर बात करूं तो सबसे टॉप पर आ जाती है सर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरी कंट्री के लिए होती है, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के नीचे हर एक स्टेट की, जैसे मैं बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनी है अभी, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके नीचे हर एक स्टेट में, आप मध्य प्रदेश की बात करें तो अलग गवर्नमेंट है, चंडीगढ़ झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह एक अलग चीफ मिनिस्टर है। तो स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से काम कर रही है। वहीं पे आप लोकल लेवल पे आके देखें तो सर आपके यहाँ पे पार्षद होंगे, आपने उनके बारे में सुना होगा, जिनको काउंसिल ऑफिसर्स भी कहा जाता है या काउंसलर्स भी कहा जाता है। सर आपके एरिया में पार्षद चुने जाते हैं, आपके एरिया में लोकल लेवल लीडर्स चुने जाते हैं, गांवों में पंच और सरपंच चुने जाते हैं। तो ये होती है सर लोकल लेवल गवर्नमेंट। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली हम देखें तो ये इन 3 लेवल पे पावर शेयरिंग होती है, और इसी को फेडरलिज्म कहा जाता है। Federalism is a system of government, very important, mark it. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority, कि सर एक सेंटर में पूरी कंट्री के लिए अथॉरिटी है, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, कि सर अलग अलग लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जनरली एक फेडरेशन के अंदर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जो कि है सेंटर और स्टेट, और कुछ जगहों पे अलग भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड डिमांड्स, कि सर वन इज फॉर द एंटायर कंट्री एंड वन इज एट द लोकल लेवल्स, कि वो जनरली स्टेट में होती हैं, ठीक है। सो एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट, और दूसरी होती है कि सर कुछ जो नॉर्मल स्टेट्स में होती हैं। अब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके पास जनरली वो पावर होती हैं जो पूरे देश के लिए कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है। जैसे मैं करेंसी की बात करूं कि सर पूरे देश के लिए एक ही करेंसी होनी चाहिए। मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं कि सर पूरे देश के अंदर सेम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, की सर कहीं पे अलग जीएसटी टैक्स नहीं लग रहा है, कहीं पे अलग जीएसटी टैक्स लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं जीएसटी लागू कर रहा हूं तो उस टैक्स का रेट हर जगह सेम होना चाहिए। मैं डिफेंस की बात करूं कि हर पूरे नेशन को एज अ टुगेदर डिफेंस चाहिए फॉरेन कंट्रीज से, सर डिफेंस की मैं बात कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेड या बैंकिंग की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रेड या बैंकिंग की, इन सारी जगहों पे हमें एक कॉमन डिसीजन मेकिंग चाहिए। तो वो डिसीजन मेकिंग हम जनरली देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर आ जाते हैं स्टेट में, कि सर इंडिया की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हर एक स्टेट अपने आप में अलग है। सर मैं अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूं तो सर वहां पे क्लाइमेट और फिजियोग्राफी अलग है। वहीं पे मैं राजस्थान की बात करूं तो उसकी फिजियोग्राफी अलग है। सर मैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की बात करूं तो उसकी फिजियोग्राफी अलग है। सर मैं सदर्न स्टेट केरला या कर्नाटका की बात करूं, उनकी फिजियोग्राफी अलग है। तो सेम फॉर्म ऑफ पॉलिसीज हमारे स्टेट के लिए नहीं बना सकते हैं, कि सर एक डेवलपमेंटल पॉलिसी अगर हमने बनाई तो वो हर स्टेट में इक्वली लागू नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हर स्टेट की लिविंग कंडीशन अलग है, फिजियोग्राफी अलग है, नेचुरल रिसोर्सेज अलग है, एंड टोपोग्राफी अलग है। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ।
तो सर इसी कारण से क्या जरूरत है कि अब उन स्टेट्स की अपनी खुद की कुछ पॉलिसीज हों अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कि सर हर एक स्टेट की अपनी खुद की पर्सनल पॉलिसीज भी बनाई जानी चाहिए जहां पर उनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स और जो जो उनके आसपास की सिचुएशन है उन सबको ध्यान रखते हुए वो डेवलपमेंटल पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को काम में लाने के लिए या इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखने के लिए कौन काम करता है सर? काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर, लेकिन अब स्टेट के अंदर भी कई सारे ऐसे लोकल एरियाज होते हैं जहां तक शायद पूरी स्टेट गवर्नमेंट काम ना कर पाए, क्योंकि स्टेट अपने आप में कितना बड़ा होता है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए तो शायद उसका इलाका जर्मनी से भी ज्यादा बड़ा है। सर उतने बड़े इलाके में शायद स्टेट गवर्नमेंट उतना एफिशिएंटली काम ना कर पाए या हर एक व्यक्ति पावर शेयरिंग का हिस्सा ना बन पाए, तो इसीलिए हमने इजाद की तीसरी लेवल विच इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि सर अब आपकी एक लोकेलिटी में भी गवर्नमेंट होगी, आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी लोकेलिटी से भी होंगे जो कि एक छोटे छोटे एरियाज तक का भी ध्यान रख पाए। कि सर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास आप यहां पर देखिए कि सर मेरे पास ये इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास इसमें स्टेट्स हैं, ठीक है सर, लेकिन अब क्या हो सकता है कि इन स्टेट्स के अंदर भी छोटे छोटे एरिया हैं जहां पर शायद इतना ध्यान ना दिया जा सके। तो पूरी कंट्री को डिवाइड किया गया है स्टेट्स के बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जिनको हम पंचायती राज कह सकते हैं या म्यूनिसिपैलिटीज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की पावर शेयरिंग डिवीजन को हम बोलते हैं क्या सर? इसको कहते हैं हम फेडरलिज्म। और यूनिटरी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सर यूनिटरी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और यही पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, यही सब चीजों को बताएगी, यही स्टेट्स को, यही प्रोविंसेस को बताएगी कि आखिर किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या पॉलिसीज हमें अपनाई जानी चाहिए, ठीक है। Other governments at all the level of provinces or states look after the day-to-day administering of these levels। और हर एक लेवल की अपनी खुद की पावर होती है, jurisdiction होता है, उनको वो फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकें और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश कर सकें। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस मैप पे फोकस करना है, बिकॉज ये मैप हमारी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट मैप है और इससे ही आपको पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे जो रेड कलर में कंट्रीज हैं वो हैं सर जो फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं। अगर थोड़े बहुत एग्जांपल हम लें तो सर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, then we have Australia, Nigeria, Ethiopia, South Africa, Switzerland, Austria, all these countries are the countries जहां पे फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है। उसके अलावा जो कंट्रीज रेड नहीं है उन पे आप फोकस करेंगे तो वो कंट्रीज हैं जहां पे यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है, कि सर यहां पर सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो आपको प्लीज इन सारी कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, एटलीस्ट 5-5 नाम तो याद रख ही लीजिएगा कि सर आखिर किस तरीके से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं और कौन सी कंट्रीज हैं जो यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट करने के लिए तो आपके पास एग्जांपल्स भी प्रॉपर्ली होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखिएगा। अब मैंने क्या बात बताई कि सर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या क्या होते हैं, हम कैसे फेडरलिज्म को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो फेडरलिज्म को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला तो हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और एक चीज आपको और याद रखनी है कि फेडरलिज्म को हम वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं, या फिर वर्टिकल पावर शेयरिंग इज नोन एज फेडरलिज्म। वर्टिकल पावर शेयरिंग इज नोन एज फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म में हमने क्या देखा कि सर पहली चीज तो यह है कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। कि सर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर होगा तो उसे हम यूनिटरी कहेंगे, और 2 से ज्यादा होंगी, 2 या 2 से ज्यादा होंगी तो उसे हम फेडरल कहेंगे। उसके बाद सर हम देखते हैं कि हर एक टीयर ऑफ गवर्नमेंट का जो काम होता है या जो उनका लेजिस्लेशन का ज्यूरिसडिक्शन का एरिया होता है वो सेम सिटीजन्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं फिर से कि सर ये एक कंट्री है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो सारे सिटीजन्स के ऊपर ध्यान रख रही है, सर कॉमन है, ये तो इसी के अंदर रूल कर रहे हैं ना। फिर सर लोकल लेवल गवर्नमेंट भी उन्हीं सिटीजन्स के ऊपर। तो ऐसा क्या है कि सर फेडरलिज्म के अंदर जो अलग अलग टीयर्स हमने बनाए हैं, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो सारी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग एरिया में, कि नहीं सर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इस एरिया पे फोकस करेगी, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इस एरिया पे और लोकल गवर्नमेंट इस एरिया पे। नो, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर भी फोकस कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर सकती है और लोकल लेवल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर सकती है। इसका मतलब क्या कि सेम सेट ऑफ सिटीजन्स को सारे लोग रूल कर रहे हैं, उनका ऐसा ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग नहीं है, लेकिन हर एक का एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो जाता है। एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप किस एस्पेक्ट में रूल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंडिया के एक पार्ट हैं, ठीक है, हम इंडिया के सिटीजन हैं,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो डिफेंस को लेकर बनाएगी, करेंसी को लेकर बनाएगी, ठीक है सर। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगी वो सर पुलिसिंग हो गई, ट्रेड या कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सारी चीजों पे फोकस कर सकती है, या इंटरनल मैटर स्टेट्स के अंदर जो हो गए, स्टेट प्रोजेक्ट्स हो गए, उन पे फोकस कर सकते हैं। तीसरी सर मैं बात करूंगा कि शायद कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों को बात करनी होगी। जैसे मैं एजुकेशन की बात करूं तो सर एजुकेशन में हमारे पास एक सेंट्रल बोर्ड भी है, जैसे कि आप सब पढ़ रहे हैं सीबीएसई में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एनसीईआरटी जो है, और वहीं पे हर एक स्टेट का अपना स्टेट बोर्ड भी है। तो सर वहां पे वो स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स का स्टेट बोर्ड भी लागू कर सकते हैं, और एक सेंट्रल बोर्ड है जो पूरी कंट्री के लिए लागू हो रहा है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि सर किस तरीके से दीज डिफरेंट ईयर्स, ऐसा नहीं है कि अलग अलग सिटीजन्स को रूल कर रहे हैं, ये रूल सेम सिटीजन्स को कर रहे हैं, लेकिन बस इनका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो हो जाता है वो डिफाइन कर दिया जाता है कि सर आप इस एस्पेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, सर आप इनके हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस कर सकते हैं, सर आप पुलिसिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, सर आप ट्रेड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, but each tier has its own jurisdiction specific on specific matters of legislation, taxation and administration। कि सर हर एक टीयर का अपना स्पेसिफिक jurisdiction एरिया होता है। अब सर सपोज हमें पता कैसे चलेगा कि किसका कौन सा jurisdiction एरिया है, तो सर वेरी इंपॉर्टेंट हमने बात की है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंशन करता है कि jurisdiction जो है हर एक कंट्री का या हर एक गवर्नमेंट का वो किस में मेंशन्ड है। सर वो क्लियरली मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रूल बुक में, और वो रूल बुक हमें बताती है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इस एस्पेक्ट पे फोकस करेगी, और लोकल गवर्नमेंट जो होगी वो इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे फोकस करेगी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है कि आखिर किस टीयर का क्या एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होगा, उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, उनकी अथॉरिटी क्या क्या होगी, उनकी एग्जिस्टेंस क्या क्या होगी, और किस तरीके से वो काम करेंगे, और कहां पर वो अनफेयर है उन्हें किस तरीके से हटाया जा सकता है। आगे मैं अगर आपको बात करूं कि सर द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब चूंकि हमने बात की है कि सर कंसेंट बहुत जरूरी है, कैसे सर कंसेंट क्यों जरूरी है, किस तरीके से जरूरी है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में सपोज लिखा तो हुआ है कि ये काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, बट क्या हो अगर कि सर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके स्टेट्स की पावर छीन ले? नहीं हो सकता है वैसा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेजर या रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं कि सर किसी भी तरीके से किसी भी रूल और रेगुलेशन जो कि सेंट्रल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, या जहां पे हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, उसको हम यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते। यूनिलेटरली मींस कि सर एक तरफ से उसको बस नहीं बदला जा सकता है। फाइन, कि सपोज आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, तो मैं कुछ भी आपको नहीं पढ़ा सकता हूं। आपकी जो डिमांड होगी, आप जो पढ़ना चाहते हैं, आपको जिस चैप्टर में डाउट है, मैं उस चीज पे ही फोकस कर पाऊंगा, राइट? कि ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसा टीचर हूं तो मैं कुछ भी पढ़ाने लग जा रहा हूं। नो, दैट कैन नॉट हैपन। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्दो थोड़ी सी पावरफुल है और वो पूरे कंट्री का ध्यान रख रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का मेजर जो दायित्व है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके सारी पावर्स अपने हाथ में ले सकती है। नो, अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी बदलाव लेकर आना है जहां पर इन पावर्स का चेंज होगा, तो उसे स्टेट्स की सहमति भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे आता है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि सर कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सर हर एक लेवल पे प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए कि ठीक है हम इस बदलाव को लेकर अग्री कर रहे हैं कि स्टेट जब तक अपना कंसेंट नहीं देगा, सेंटर किसी भी पावर को चेंज नहीं कर सकता है अपने बिहाफ में या अकेले। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट। और ये बहुत अच्छी चीज भी है कि ये हमारे इस पावर शेयरिंग के मॉडल को प्रिजर्व करने का भी काम कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सपोज सेंटर और स्टेट के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट आ गया, या किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं या जो उनका लेजिस्लेचर है या जुरिसडिक्शन है उसमें किसी भी तरीके से डिस्प्यूट आ गया कि सर ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन इस पर काम कौन करेगा, या ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से मेंशन है तो इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, या हम चाहते हैं ये रूल एस्टैब्लिश होना चाहिए लेकिन सेंटर हमें फोर्स कर रही है कि नहीं आप ये करो, उस केस में क्या होगा सर? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत कॉमन है और वो होता ही है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर कौन ध्यान रखेगा? तो आपको याद आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्टैब्लिश की गई है। व्हाट इज दिस जुडिशरी? सर जो रूल्स रेगुलेशन और लॉ के मेंटेनेंस का ध्यान रखता है, जो उनके इंप्लीमेंटेशन का ध्यान रखता है, और कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम भी ये जुडिशरी करता है। जुडिशरी क्या सर? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब लोग।
अब सर आपको एक चीज और भी याद आ रही होगी कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जुडिशरी को ही कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। इसका मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकता है या उसके मीनिंग को डिसाइड कर सकता है। कि सपोज पार्लियामेंट कह रहा है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में ऐसा लिखा है, हम उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम उसको ऐसे समझ रहे हैं, बट फाइनल इंटरप्रिटेशन या फाइनल उसका मीनिंग क्या है वो सिर्फ जुडिशरी ही बता सकती है और डिसाइड कर सकती है, और जो जुडिशरी बोलेगी वही इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट को करना है। तो चूंकि किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी भी प्रकार से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और पूरे देश के अंदर एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी चलती रहे, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी स्टैब्लिश की गई है, जिसका काम क्या है कि सर आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court act as an umpire. कि सर वो एक अंपायर की तरह काम करता है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो अपने रिस्पेक्टिव पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को या उन गवर्नमेंट्स को बता सकता है कि इस डिस्प्यूट का क्या रेजोल्यूशन होगा, और गवर्नमेंट्स को उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सर हर एक स्टेट के लिए, अब चूंकि अलग अलग लेवल्स को काम करने के लिए आप जानते हैं गवर्नमेंट को काम करने के लिए क्या चाहिए सर, रेवेन्यू। यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सर स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, लोकल लेवल का रेवेन्यू कहाँ से आएगा। क्योंकि अगर हमने किसी एक पार्ट को पूरा रेवेन्यू दे दिया तो शायद वो उसे इक्वली डिवाइड ना करें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा रेवेन्यू आता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू दे रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में वो क्या करेगी कि जहां पर सपोज बीजेपी है तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू देगी, कांग्रेस को नहीं देगी। या कांग्रेस सेंटर में है तो वो स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस है सिर्फ उनको रेवेन्यू देगी, बीजेपी को नहीं देगी। ये तो सर अनइक्वल हो जाएगा, ये तो सर किसी भी तरीके से एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं बनेगा। तो इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग रेवेन्यू भी डिफाइन कर दिए गए हैं कि ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे सिर्फ स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा, ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे सिर्फ सेंटर को रेवेन्यू मिलेगा। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, जीएसटी। अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है, अगर आपने बिल कभी भी देखा होगा तो जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है कि सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, कि सर उसका जो आधा आधा हिस्सा जाएगा वो इक्वली दोनों को हम दे रहे हैं, उसमें किसी भी एक का पूरा हक नहीं है कि सर अगर मैंने 10 रुपए टैक्स दिया है तो 5 रुपए सेंटर का, 5 रुपए स्टेट का। गेटिंग माई पॉइंट? तो 5 रुपए सेंटर का हो गया, 5 रुपए स्टेट का हो गया, सर टैक्स इक्वली डिवाइड हो गया, रेवेन्यू का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हाँ, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर स्टेट्स को रेवेन्यू चाहिए तो वो भी प्रोविजन है कि यूनियन गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू स्टेट्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब हमें क्या समझ आया कि सर आखिरकार हमें एक चीज समझ आई कि फेडरल सिस्टम जो है वो दो स्ट्रक्चर्स पे काम करता है। क्या सर? पहली चीज कि कंट्री की यूनिटी और एंटायरिटी को सेफगार्ड करना, कि सर चूंकि हम अलग अलग लेवल्स पे पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो किसी भी एक लेवल पे किसी भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है, और लोग भी खुश हैं क्योंकि वो पावर शेयरिंग का हिस्सा बन रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि रीजनल डाइवर्सिटी को भी हम एकोमोडेट कर रहे हैं, चूंकि अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग गवर्नमेंट्स बन रही हैं और वहां के लोकल लीडर्स को चुना जा रहा है। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो लीडर है अगर वो मेरे एरिया से जाएगा तो शायद वो मेरी नीड्स और डिमांड्स को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, राइट। और इसी तरीके से फेडरलिज्म जो है वो एक साथ दो काम करता है। क्या दो काम करता है? कि सर इट सेफगार्ड्स एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, कंट्री की यूनिटी को एस्टैब्लिश करता है। जैसा कि आपने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मेजॉरिटेरियन रूल के कारण सिविल वॉर हुआ, लेकिन बेल्जियम में ऑल दो इतनी ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी थी लेकिन उसके बाद भी पूरी कंट्री यूनाइटेड रही। और सेकेंड थिंग कि रीजनल डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग लोग जो नीड्स हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, डिमांड्स हैं अपनी गवर्नमेंट को लेकर, वो भी उसे सेफगार्ड करता है, उसे एकोमोडेट करता है। Thus फेडरल सिस्टम हैज टू ऑब्जेक्टिव्स। क्या सर? प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। और इसीलिए फेडरलिज्म को चलाने के लिए दो एस्पेक्ट्स बहुत क्रूशियल होते हैं। कौन कौन से सर? सबसे पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड दूसरा है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। कि सर अब चूंकि अलग अलग गवर्नमेंट्स बनी है तो सर म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, और दूसरी चीज कि हमें उस सिस्टम के लिए अग्री भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक अग्रीमेंट भी होना चाहिए कि सर पावर शेयरिंग या अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कब बनेंगे? जब हमारे अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट होगा या एक अग्रीमेंट होगा, तभी तो हम किसी चीज के बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अदरवाइज सर हम अगर अपने एक्सट्रीम एंड को पकड़कर खड़े हो जाएंगे तो किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं की जाती है, या किसी भी सिचुएशन में हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फेडरलिज्म है अलग अलग जगहों पे अलग अलग पावर शेयरिंग जो हो रही है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, सर उसका बैलेंस जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म में हो रही है। कि सर क्या इक्वल पावर हर जगह शेयर हो रही है, या जो यूनिटरी है वो एकदम ही यूनिटरी है? या नॉर्मली मैं अगर फेडरलिज्म की बात करूं तो क्या फेडरलिज्म में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल को इक्वल पावर मिल रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोकल लेवल्स थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है?
तो जी हाँ, जो एग्जैक्ट बैलेंस पावर है जो डिफरेंट फॉर्म बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हो रहा है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस कि आखिर वो बना किस तरीके से है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इनको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। देयर आर टू रूट्स इन विच दीज फेडरेशंस आर फॉर्म्ड। कौन से वो दो रूट हैं सर? सबसे पहला है कमिंग टुगेदर। सबसे पहला कौन सा है सर? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या फेडरेशन। ठीक है, जो कमिंग टुगेदर होता है उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। कमिंग टुगेदर मतलब क्या कि सर एक बड़ा एरिया था जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स थे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स थे। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम साथ में मिलकर एक बड़ा पार्ट बना लेते हैं। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है बट हम सब साथ में आ गए। आपको बातें समझ आ रही हैं क्या कि सर एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ये सारे इंडिपेंडेंट पार्ट हैं। बट लेटर ऑन दे डिसाइड कि लेट अस कम टुगेदर एंड एक हम फेडरेशन बनाते हैं, एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। दिस इज नोन एज फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं या छोटे छोटे स्टेट्स हैं उन्होंने साथ में आके एक बड़ी कंट्री बनाई है। ऐसे समझिए आप कि स्टेट साथ में आके कंट्री बना रहे हैं। इसके लिए मैं अगर आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताऊं तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हेयर। यस, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सर एक कंट्री है सर, दो कंट्री हैं सर, ये तीन कंट्री हैं और ये चार कंट्री हैं। इन चारों ने मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाई। इट इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कि सर स्टेट्स ने मिलकर एक कंट्री का फॉर्मेशन किया। इट इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब यहां पर क्या होगा कि सर ये जो स्टेट्स हैं इनके पास अपनी खुद की फ्रीडम होगी कि ये इससे कभी भी अलग हो सकते हैं इस हिस्से से। दूसरी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज्यादा पावर होंगी क्योंकि स्टेट्स ने ही तो सेंटर को बनाया है। तो जब स्टेट्स ने सेंटर को बनाया है तो ऑब्वियसली स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। साथ में आ रहे हैं और एक फेडरलिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आइए थोड़ा और इसको समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। कि सर अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स ने साथ में आकर एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन किया ताकि अपनी सिक्योरिटी और यूनिटी को बनाए रखें एंड प्लस ज्यादा अच्छे से सारे कामों को कर सकें। इट इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। क्या फीचर्स होते हैं सर? इसकी कंट्री के एग्जांपल दूं तो वी हैव यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर कंट्रीज ने साथ में आके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अराउंड 51 स्टेट्स हैं उसके अंदर, उन सारे 51 स्टेट्स ने साथ में आकर अपने आप को एक बड़ी कंट्री बनाई विच इज नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। वहां पे स्टेट्स थोड़े ज्यादा पावरफुल हैं एज कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑलराइट। अब इसी के अपोजिट में आ जाते हैं, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि होल्डिंग टुगेदर। सर कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होगा कि सर हमने सबको पकड़कर होल्ड करके एक यूनियन बनाया। मैं इंडिया की बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा कि जब इंडिया आजाद आया हुआ था तो हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और ब्रिटिश टेरिटरीज थी। अब प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप इंडिया के साथ रह सकते हैं या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, बट इंडिया ने उन सबको होल्ड किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने सबको होल्ड किया और एक इंडियन यूनियन बनाया। तो यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है कि सर एक कंट्री जो है वो अलग अलग स्टेट्स को होल्ड करके एक कंट्री बना रही है। तो यहाँ पे टॉप पर कौन आ गया? अब आप देखें कि यहाँ पर सर आ गई कंट्री। अब चूंकि कंट्री ने इन स्टेट्स को होल्ड करके रखा है तो यहाँ पे ज्यादा पावरफुल कौन होगी? सर कंट्री, और इनके पास थोड़ी कम पावर्स होंगी। इट इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल इंडिया भी है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, आप सबको होल्ड कर रहे हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है यूनियन। ठीक है, इंडियन यूनियन। अब इंडियन यूनियन में क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स बने हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं जिसको होल्ड करके रखा गया है, वो इस सेंट्रल यूनियन से अलग नहीं हो सकते। उनके पास कोई राइट नहीं है अलग होने का। वहीं पे मैंने बात की थी कि कमिंग टुगेदर में उनके पास पूरे राइट्स हैं कि वो सेंटर से अलग हो सकते हैं। कि यूएसए को 51 कंट्रीज ने बनाया, बट कोई एक कंट्री अगर यूएसए से अलग होना चाहती है वो इजीली हो सकती है। बट इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। इट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। कि सर यहाँ पे कंट्री स्टेट्स को पावर दे रही है, कंट्री ने पूरे स्टेट्स को बनाया है, उनको अपने साथ रखा है और कंट्री स्टेट्स को पावर दे रही है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है।
आप इंडिया की ही बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कि सर इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, यहां पर है सर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। आपको याद आ रहा हो बेल्जियम में भी यही हुआ था कि उन्होंने अलग अलग एरियाज को होल्ड करके रखा था, ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट्स को पावर भी दी थी कि सर ठीक है, आप अपने एरियाज में अपनी ऑटोनॉमी रखिए और अपने आप को रूल कीजिए, बट आप रहेंगे बेल्जियम के अंडर में। इट इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, यहाँ पे जनरली सेकेंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू द स्टेट्स, और ऐसा कि आप इंडिया में देखते हैं। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, और कई बार आप देखेंगे कि अलग अलग यूनिट्स के बीच में अलग अलग पावर्स भी हो सकती हैं। बट पहले ही पॉइंट को मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो चूंकि यहाँ पे इक्वल पावर शेयरिंग नहीं हो रही है, सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं तो इंडिया को हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं बोलते, इंडिया को कहा जाता है क्वासी फेडरल। इंडिया को कहा जाता है सर क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है कि सर इंडिया के अंदर फेडरलिज्म तो फॉलो हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रही है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, बट सर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो वही जो मैं आपको बता रहा हूं कि होल्डिंग टुगेदर में जनरली यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं। जैसे मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 371, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर आर्टिकल 371 के चलते, पहले तो आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर थी, अब उसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना दिया गया। बट स्टिल अभी भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, इन सारे स्टेट्स के पास अभी भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। कैसी स्पेशल पावर्स कि सर ऑल दो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल यहाँ पे है, लेकिन इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज्यादा ऑटोनॉमस है, उनके पास अपने पास ज्यादा पावर है, अपने डिसीजन मेकिंग वो खुद कर सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। दूसरी चीज कि सर यहाँ पे जो भी इनके रेसिडेंट नहीं है, सपोज मैं मणिपुर में नहीं रहता हूँ या नागालैंड में नहीं रहता हूँ, तो मैं वहां पे जाकर जमीन खरीद कर सेटल नहीं हो सकता हूं। सो दीज आर सर्टेन स्पेशल पावर्स व्हिच आर गिवन टू सम ऑफ द स्टेट्स, ताकि उनकी रीजनल ऑटोनॉमी और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके। आप जानते हैं कि सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर्टिकुलरली जो हैं वो ट्राइबल स्टेट्स थे और वो नहीं चाहते थे कि हम किसी भी और कंट्री का हिस्सा बने और उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आए, क्योंकि उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके खुद के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, उनकी खुद की असेंबलीज होती हैं, उनके खुद के सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं। सो दे डू नॉट वांट एनी इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्हें इंडिया का पार्ट तो बनाया, बट उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स भी दी कि ठीक है आप अपनी रीजनल ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे जो नॉर्मल दूसरे स्टेट्स हैं उनके पास ये स्पेशल पावर्स नहीं है। बात करते हैं कि इंडिया को कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं कि सर इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, लेकिन किसके साथ सर? पार्टीशन के साथ। ये सब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पार्टीशन के साथ आप देखेंगे कि सर जैसे ही पार्टीशन हुआ हमें एक बहुत भयंकर चैलेंज था हमारे सामने, जिसको हमें टैकल करना था। कि सर हमें टैकल करना था, क्या टैकल करना था? कि सर हमने बताया था कि सर 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। आप समझ पा रहे होंगे कि सर प्रिंसली स्टेट्स क्या, कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पूरे इंडिया को कंट्रोल किया था, ठीक है, बट उन्होंने यहाँ के लोकल राजा महाराजाओं को रूल करने का राइट दिया था, हुआ था कि आप इन्हें अपने स्टेट्स को रूल कर सकते हैं, बदले में बस आपको हमारी बातें माननी है। जब ब्रिटिशर्स चले गए तो जितनी टेरिटरी उनके अंडर में थी उतनी तो उन्होंने इंडियंस को दे दी, बट जो प्रिंसली स्टेट थे ना वो उन्होंने इंडियंस के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं सौंपे थे। रादर उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास सारे राइट्स हैं, सारे ऑप्शंस हैं कि वो आज़ाद भी रह सकते हैं, वो पाकिस्तान के साथ मर्ज भी हो सकते हैं और वो चाहें तो इंडिया के साथ भी मर्ज हो सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा होता तो आज भारत कितना डिवाइडेड होता, भारत के कितने हिस्से हो चुके होते और भारत कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता। शायद हमें पड़ोसी स्टेट में जाने के लिए ही वीजा लेना पड़ रहा होता। सो वो बहुत ही भयंकर सिचुएशन होती। इन्हीं सब सिचुएशंस के बीच में मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो उस टाइम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास इंडिविजुअली गए, उन्होंने उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या, कि सर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप हमारे इंडिया का पार्ट बनेंगे। जब सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बना लिया गया, ऑल्दो कुछ प्रिंसली स्टेट्स अभी भी नहीं चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट बने। जैसे मैं बात करूं निजाम ऑफ हैदराबाद, उसके बाद मैं बात करूं
भोपाल के जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद दोस्त मोहम्मद वो नहीं चाहते थे कि हम इंडिया का पार्ट बने, वो उनके साथ जाना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ। मैं कश्मीर की बात करूं, राजा हरि सिंह, मैं बात करूं जूनागढ़ के बारे में, तो ये सारे स्टेट्स नहीं चाह रहे थे, बट आउट ऑफ फोर्स ओनली इनको इंडिया का हिस्सा बनाया गया। एंड फाइनली इंडिया को क्या कहा गया सर? इंडिया को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि नाउ इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि सर इंडिया जो है वो एक यूनियन है स्टेट्स का, और इस यूनियन से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। अब आप अगर इंडिया का हिस्सा बन गए हैं तो आप इंडिया का ही पार्ट रहेंगे, और विथ इन इंडिया आप चाहें तो आपके एरिया का बाइफर्केशन हो सकता है अगर जरूरत पड़ी, लेकिन आप इंडिया से अलग होकर इंडिया से अलग सिसीड नहीं कर सकते हैं, इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई आप आर्टिकल 1 देखेंगे तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 यही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, वो एक स्टेट्स का यूनियन है, और वहां पे वो क्लियर कर देता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं वो एक अभिन्न अंग है हमारे देश का, इनको हमने साथ में लाकर इस देश को बनाया है, और इसी कारण से ये हमारे देश से अलग नहीं हो सकते हैं। ऑल्दो उसमें कहीं पे भी हमें फेडरेशन या फेडरलिज्म की बात नहीं आती है, लेकिन हमारे बेसिक जो फीचर हैं उसमें हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। जो इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप है या इंडियन इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, वहां पे हम डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो करते हैं। अगर हम फीचर्स में जाकर देखें, पुराने जो हमने 7 फीचर्स की बात की, तो उसमें कुछ चीजें थी जो हमने बात की कि सर एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी स्टैब्लिश किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड किया था। बट सर 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस कराया गया, विच वाज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेटर अ थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1992 में। तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन 1992 में बढ़ती हुई डिमांड को देखकर और रीजनल एस्पिरेशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस की, विच वाज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये थी सर पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। These different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between union government and state governments as well as local self-government. कि सर अब इन सारे लेजिस्लेशन के बारे में अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने बात की थी कि हर एक गवर्नमेंट का अपना खुद का एक ज्यूरिसडिक्शन एरिया होता है, उनका एरिया डिफाइंड होता है कि आप किस एस्पेक्ट में लॉज बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आखिर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या किस लेवल की गवर्नमेंट किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन दे सकती है, किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। और उसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट, ऑल्दो वो 5 लिस्ट है टोटल, बट हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट का मेंशन है, जहां पर ये डिसाइड किया गया है कि आखिर कौन सी गवर्नमेंट किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करेगी। तो ये कुछ छोटा सा डिवीजन ऑफ पावर है अगर आप देखेंगे अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में। जैसे मैं बात करूं कि यूनियन लिस्ट, उसमें क्या क्या रखा गया सर? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। स्टेट लिस्ट बनाई गई जिसमें क्या रखा गया सर? एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। कॉन्करेंट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट मैंने आपको बताया कि जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों रूल्स बना सकते हैं, दैट इज एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, अडॉप्शन, एडल्ट्रेशन, सक्सेशन, इन सारी चीजों के ऊपर ये दोनों मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेशंस को डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी गवर्नमेंट किस एस्पेक्ट के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, लॉस बना सकती है। अब अगर आप देखें कि यूनियन लिस्ट आती है सबसे पहले, यूनियन से ही क्लियर हो रहा होगा कि सर यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट। ये लिस्ट ये बताती है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, की जो पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है उन सब्जेक्ट्स को लेती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यूनियन लिस्ट में टोटल करेंटली 97 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं सर? यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्टेट लिस्ट की। तो सर स्टेट लिस्ट जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं जिसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल्स बना सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पे पूरी कंट्री के लिए भी कुछ रूल्स चाहिए और हर एक स्टेट के अपने इंडिपेंडेंट रूल्स भी हो सकते हैं।
तो सर मैं बात करूं कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरी लिस्ट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एडुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि सपोज सेंटर कुछ और बोल रहा है, स्टेट कुछ और बोल रहा है, फिर क्या होगा? तो उस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगेन सेंटर को ज्यादा पावर दी, और मैंने आपको बताया कि इसी कारण से हमने हमारी कंट्री को क्वासी फेडरल कहा, क्योंकि सेंट्रल कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल है। और लास्ट में आती है रेसिडुअरी लिस्ट। सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि सर कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो आगे चल के हमारे पास चैलेंजेस आएंगे, कि वो शायद 1947 में नहीं थे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, और ये सारी चीजें हो गई, तो इनको हम कहाँ पे रखेंगे? तो उसके लिए उन्होंने तीसरी लिस्ट बनाई विच इज नोन एज, चौथी लिस्ट बनाई विच इज नोन एज रेसिडुअरी लिस्ट। ये रेसिडुअरी लिस्ट क्या होती है कि जो रह गए हैं सब्जेक्ट्स या जो नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। Residuary list contains subjects that do not fall in any of three list or subjects, like computer software that came up after constitution was made, like cyber security की हमने बात की थी, अभी जो आ गया ethical hacking हो गई, ये सारी चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस वक्त में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन बाद में जब वो जैसे जैसे आने लगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई लिस्ट बनाई गई विच वॉज कॉल्ड रेसिडुअरी लिस्ट। और इस रेसिडुअरी लिस्ट में इन सारे पावर्स को रखा गया, इन सारे लेजिस्लेशंस को रखा गया। और इस रेसिडुअरी लिस्ट में सर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बना सकता है? वो बना सकता है अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपने देखा होगा कि ज्यादा पावर हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज्यादा पावर दी है सर हमारे सेंटर को, कि सर सेंटर के पास हमारे यहाँ ज्यादा पावर है, एंड दैट इज वाई हमारी कंट्री को क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्वासी फेडरल का मतलब कि सर हाफ फेडरल, पूरा कंप्लीट फेडरल नहीं है हम। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट्स। और ऐसा सभी होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स में होता है कि जितनी भी होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स होती हैं वहां पर जनरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं या जो सब यूनिट्स होते हैं उनके पास कंपैरेटिवली कम पावर होती है। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव सेम और आइडेंटिकल पावर। अब सभी स्टेट्स के पास आइडेंटिकल पावर नहीं होती है। और सिर्फ यहीं पे स्टेट्स की बात नहीं करेंगे, अब मैं आपको लेके चलता हूं एक और एस्पेक्ट की तरफ, कि देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया जिनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो सर ये यूनियन टेरिटरीज आखिर होती क्या है? सर उस पे आने से पहले मैं आपको बस एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सम स्टेट जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उनके पास स्पेशल पावर्स हैं आर्टिकल 371 के अंडर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ताकि उनके रीजनल एस्पिरेशंस और उनके रीजनल डिमांड्स को ध्यान रखा जा सके और उनकी रीजनल ऑटोनॉमी और उनकी जो डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है उस पर भी फोकस किया जा सके। उसके अलावा देयर आर दीज स्पेशल पावर्स आर स्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। कि सर अगर आप उस लैंड, उस एरिया में नहीं रह रहे हैं तो आप वहां जाकर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। Then comes up कि सर Indians who are not permanent residents they cannot live there. Similar special provision exists for some other of states of India as well. Now there are some units of the Indian Union which enjoy very little power. कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं जिनके पास एकदम ही कम पावर है सर। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, देन सर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, सर लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन के जिनके पास बहुत ही कम पावर है। आप देखें तो शायद ना के बराबर पावर है अगर मैं कुछ को छोड़ दूं। जैसे मैं पौंडीचेरी और दिल्ली को छोड़ दूं तो शायद बाकी जगहों पे तो उनके पास खुद की कोई पावर्स है ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। आखिर ऐसा सर क्यों है? क्योंकि सर ये हैं यूनियन टेरिटरीज। These are areas which are too small to become an independent states but which could not be merged with any of the existing states। कि सर ये यूनियन टेरिटरीज आखिर होती क्या है? तो ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, जो पर्टिकुलर कह सकते हैं आप मार्जिनल एरियाज हैं, ये एरियाज वो एरियाज हैं जो सर बहुत स्मॉल है पॉपुलेशन में। इतनी स्मॉल है कि इनको खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना पाना शायद पॉसिबल नहीं है। कि सर कहीं पे फिर 60,000 पॉपुलेशन रह रही है, कहीं पे सिर्फ सर 1 लाख पॉपुलेशन रह रही है। तो सर उसमें आप कैसे ही उसको स्टेट बनाएंगे? कितनी ही सीट्स देंगे लोगों को? नॉट पॉसिबल। और सर इनको किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर ये अपने आप में बहुत डिस्टिंक्टिव हैं और इनको किसी भी एक स्टेट के साथ मर्ज कर देंगे तो भी शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो करेंटली इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यूनियन टेरिटरीज, तो आप इसको अगेन जहां पे यूनियन लग जाए समझ लीजिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। तो इन यूनियन टेरिटरीज को कौन रूल करता है?
सर इन यूनियन टेरिटरीज को रूल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज. तो इन सारे एरियाज को रन करने का काम किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका है सर, यहाँ पर काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का. जनरली लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है और वो इन यूनियन टेरिटरीज को हेड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और ध्यान रखते हैं कि इन सारे एरियाज का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे. एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो सिर्फ दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है. ठीक है, कि दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है. ठीक है, बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज को सेंटर रूल करता है. सिर्फ दिल्ली में खुद की एक गवर्नमेंट बना दी गई है, ऑल्दो उसको अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया गया है, बट दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे खुद की उनकी सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली उस एरिया को रूल करती है. बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर्स के थ्रू उन एरियाज को रूल करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादर एंड नागर हवेली, दे आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज. और यूनियन टेरिटरी क्यों, क्योंकि वो यूनियन के अंडर में है. The sharing of power between the union and the state government is the basic to the structure of the constitution. ये हमने देखा कि सर power sharing is the most basic feature of Indian constitution. Now it is not easy to make changes to this power sharing arrangement. अब सर एक चीज तो हमने देख ली कि पावर शेयरिंग हो रही है, डेफिनेटली सर सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर शेयर हो रही है. कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी जा रही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को बिल्कुल भी पावर नहीं दी जा रही है. बट लास्टली मैंने जो आपसे एक बात कही थी कि सर यूनिलेटरली हम किसी भी पावर शेयरिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं. जो सारे 7 फीचर हमने बात की थी वो सारे फीचर्स को आप एक एक करके यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर अलग अलग टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, डेफिनेटली सर इंडिया में है. हर एक लेवल का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग डिफाइंड है, डेफिनेटली सर वो डिफाइंड है. उसके बाद सर आप देखेंगे कि इनके ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक चीज को डिफाइन कर रहा है, हर एक के सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और कोई भी इस गवर्नमेंट को यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकता है. ये भी एक फीचर था. तो सेम इज द केस विथ इंडिया ऑल्सो, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 क्या कहता है कि सर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं, आप उसके बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिन पे बदलाव नहीं किया जा सकता है. और अगर हमें इस सेंटर स्टेट रिलेशन में किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव करना है तो उसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों की सहमति होनी चाहिए. जैसे मैं आपको बताऊं, जब जीएसटी लागू हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी को पास कर दिया, लेकिन ऐसा भी कहा गया था कि अगर 28 स्टेट्स हैं तो उनमें से एटलीस्ट 15 स्टेट्स को भी उसे रेटिफाई करना होगा, तभी जीएसटी लागू होगा. क्यों? क्योंकि जीएसटी दोनों सेंटर और स्टेट दोनों का मामला है. तो इसी कारण से अगर आपको इस पावर शेयरिंग में कुछ भी बदलाव करना है, एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, जिसको स्पेशल मेजॉरिटी भी कहा जाता है. then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. कि सर पहले तो दोनों जगहों पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस पर्टिकुलर बिल को पास होना चाहिए और फिर उसके बाद एटलीस्ट आधे स्टेट्स उस पर्टिकुलर बिल को पास करेंगे, तभी कोई नया रूल या रेगुलेशन रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग इंट्रोड्यूस हो सकता है. तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने हित में पावर को पूरी तरीके से ना बदल ले, कहीं वो अपने फेवर में सारे चीजों को ना चेंज कर ले, कहीं वो सारे रेवेन्यू खुद के पास ना रख ले, एंड इक्वल शेयर ऑफ पावर बना रहेगी. जो फेडरलिज्म की हम बात करते हैं वो इक्वली बनी रहनी चाहिए. एंड लास्टली आ जाता है कि सर अगर किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो डेफिनेटली सर हमारा सुप्रीम कोर्ट तो है ही. अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसको ध्यान कौन रखेगा? सर सुप्रीम कोर्ट. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. कि सर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हुआ है, रूल बुक लिखी भी हुई है और रखी भी हुई है, बट वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है उसका ध्यान कौन रखेगा? सर हमारा प्यारा सुप्रीम कोर्ट. कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी रूल या रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को रिस्टोर करेगा, ध्यान रखेगा. तो उसी तरीके से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को भी ओवरसी करने का काम किसका है? सर जुडिशरी का. कि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं वो कुछ गलत प्रैक्टिसेस को तो नहीं अपना रही है, कहीं कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, या किसी भी प्रकार से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का कोई भी गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है. इस चीज का ध्यान कौन रख रही है? सर इस चीज का ध्यान रख रही है हमारी जुडिशरी. तो आपने देखा कि सर
इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लीवी टैक्सेस। जो आखिरी हमने बात की थी कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद के टैक्सेस का भी इवन राइट है, कि कुछ टैक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए हैं, कुछ टैक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के लिए हैं, और जो टैक्स यूनियन के पास जा रहा है अलग से, वो यूनियन स्टेट्स के बीच में इक्वली डिवाइड करेगा। ये प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली मेंशन्ड है, ताकि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से अपने काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके एंड पूरी कंट्री का इक्वली डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया में आखिर किस तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। सो फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया नॉट ओनली बिकॉज इट इज क्लियरली लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सिर्फ इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो यहाँ पे जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल हुआ है, ये सिर्फ ओनली रीजन नहीं है। उसको प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, उसको प्रैक्टिकली निकाला गया है, हमारे सिस्टम को जो बनाया गया है उसमें फेडरलिज्म को हर एक लेवल पे फॉलो किया गया है, और यही कारण है कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाया है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. जिस तरीके की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वही इकलौता रीजन है जो हमें ये भरोसा दिलाता है कि सर आखिर हमारी कंट्री क्यों फेडरल है और क्यों हमारे यहाँ का फेडरल सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और यही कारण है कि हमारी फेडरलिज्म जो है उसने हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी, रीजनल कल्चर, सबको एकोमोडेट किया है, उनकी रिस्पेक्ट की है, लोगों की जो डिज़ायर है साथ में रहने की उनको साथ में लेकर आई है, और लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि हम सब साथ में रहकर एक गवर्नमेंट के अंदर अपने डाइवर्स कल्चरल फीचर्स को फॉलो भी कर सकते हैं, अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन भी कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर पे रह भी सकते हैं। तो शायद यही कारण है कि इंडिया के अंदर हमारा जो फेडरल एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो आइए जानेंगे एक एक करके डिफरेंट रीजन को कि आखिर इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है। वापस से मैं आपको लेकर चलता हूं 1947 में, जहां पर मैंने बात की थी कि सर इंडिया का मैप आज जैसा दिखता है वो शायद वैसा नहीं था जो हम 1947 में देखते हैं। ये मैप है इंडिया का 1947 में, और शायद आपको ये इंडिया का मैप शायद वैसा नहीं लग रहा होगा जैसा हम आज देखते हैं। हाँ, शायद बॉर्डर्स और आउटलाइंस तो वैसी ही हैं, लेकिन विथ इन इंडिया जो आज हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं, जो बाउंड्रीज का डिमार्केशन हम देखते हैं, जो हम अलग अलग स्टेट्स को बने हुए देखते हैं फॉर्मेशन में, क्लियर जो मैप हमें देखने को मिलता है वो मैप शायद 1947 में नहीं था। और मैंने आपको बताया भी था कि द होल इंडिया वाज डिवाइडेड, पूरा इंडिया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। उसे एक कॉमन फीचर प्रोवाइड करवा पाना शायद उस टाइम में अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज था। आप इस पूरे मैप को देखिए तो हमारे पास अलग अलग छोटे छोटे मैं कह रहा था प्रिंसली स्टेट्स हैं। सर हैदराबाद, सर हमारे पास नागपुर में है, सर जबलपुर में है, सर भोपाल में है, जयपुर में है, अजमेर में है, मैं आपसे बात करूं सर जलंधर, मैं आपसे बात करूं सर गोवा, मैं आपसे बात करूं सर पूना, मैसूर, सर एन नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आपको करके दिखाऊं तो सर ऐसे 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। सर ऐसे 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पूरा इंडिया कितना डिवाइडेड था। आज जो हम इतना बड़ा इंडिया देखते हैं और जिस इंडिया की यूनिटी की हम बात करते हैं, और पूरा देश जिस इंडिया की एक्सपीरियंस को लेकर चलता है और उसकी सराहना करता है, शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर हमारा इंडिया इतना ही डिवाइडेड होता। शायद हम इतने डेवलप्ड आज नहीं होते, या हम एक एक्सक्लूसिव एक्सप्लिसिट कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, या हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा नहीं दे पा रहे होते अगर ये मैप उसी तरीके का होता। लेकिन हमारे नेशनल लीडर्स ने, मैंने अगेन बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, हम इस चीज को लेकर सदैव आभारी रहेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडिया के अलग अलग विभाजन होने से रोका, अलग अलग पार्ट्स होने से रोका, और उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। तो यही बात है कि सर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल आया कि आखिर सर ये जो भारत है उसको हमने ऐसे कैसे बनाया, और उसको हम इस तरीके से कैसे बनाएंगे कि आखिर एक जो भारत का नक्शा जो इतना डिवाइडेड है, इतने सारे पार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वहां पे हम एक यूनिटी कैसे प्रोवाइड कराएं, वहां पे एक यूनिफॉर्म नक्शा कैसे बनाएं, हम पॉपुलेशन को डिवाइड कैसे करें, स्टेट्स बनाने का बेसिस क्या होगा, आखिर स्टेट्स को किस तरीके से बनाएं, कैसे हम स्टेट की बाउंड्रीज को डिमार्केट करें, कहां पे कौन सी पॉपुलेशन रहेगी, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, आखिर एक ही स्टेट बनना चाहिए या 2 स्टेट बनने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, उनकी कैपिटल क्या होंगी, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। शायद अभी हम ये सोचें तो दिमाग फट जाता है, लेकिन ये काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और हमारे नेशनल लीडर्स ने किया, और इसी फेडरल एक्सपीरियंस को साथ रखते हुए।
और ये उन्होंने किया थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं सर? लैंग्वेज पर बने हुए स्टेट्स, लैंग्वेज पर आधारित स्टेट्स। ठीक है, लिंग्विस्ट का मतलब होता है लैंग्वेज, जो उस लैंग्वेज को पढ़ता है, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा पर आधारित। तो हमारे यहाँ पे जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ है, जिन स्टेट्स को हम आज देखते हैं, तो मेनली उनका जो स्टार्टिंग में फोकस रहा है वो था कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। 1947 को अगर आप देखें तो बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू मेक न्यू स्टेट्स। ऑल्दो उससे पहले भी कई सारे स्टेट थे जो कि बने हुए थे। जैसे मैं बात करूं बिहार और उड़ीसा के बारे में, तो ये काफ़ी पहले से बने हुए थे, लेकिन 1947 के बाद कई सारे नए स्टेट्स बनाए गए, उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया, नई बाउंड्रीज रीड्रॉ की गई, और उन सब में उनका जो मेन एरिया था, मेन जो कंसर्न था कि हम इस स्टेट फॉर्मेशन का बेसिस क्या रखेंगे, तो उस बेसिस को रखा गया लैंग्वेज। क्योंकि 1947 के बाद ऑलरेडी इतना पार्टीशन था, इतने डिवीजन ऑलरेडी हो रखे थे रिलीजन के बेसिस पे, और हम ये देख रहे थे कि आखिर कई सारे लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, अपनी लैंग्वेज के लिए वो लड़ रहे थे। और ये शुरुआत शुरू हुई, सबसे पहले डिमांड शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। आपको छोटी सी स्टोरी अगर सुनाऊं तो 1950 में सबसे पहले डिमांड उठनी शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में कि सर हमें एक अलग आंध्र मूवमेंट कंट्री चाहिए, जो हम तेलुगु स्पीकिंग एरिया से अलग होकर बनाना चाहते हैं। हम एक अलग तेलुगु स्पीकिंग एरिया बनाना चाहते हैं जो कि आंध्र प्रदेश होगा। पहले वो हैदराबाद का हैदराबाद जो टेरिटरी थी उसका एरिया था, और कर्नाटका के भी कई सारे पार्ट्स थे। तो उन्होंने कहा कि हमें तेलुगु स्पीकिंग एरिया चाहिए जो कि आंध्र प्रदेश कहलाएगा, और इसी के लिए विशाल आंध्रा मूवमेंट भी चलाया गया। उसके एक इंपॉर्टेंट लीडर पोटी श्रीरामलू, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ रखा, और 51 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई। इस डेथ के बाद पूरे सदर्न रीजन में बहुत बड़ा रिवोल्ट शुरू हो गया, बहुत विद्रोह शुरू हो गया, काफ़ी लोग मारे जाने लगे, आग जलने लगी, बहुत हड़कंप मच गया। इसी चीज का आंसर करते हुए फाइनली 1951 में भारत का सबसे पहला लैंग्वेज पर बेस्ड स्टेट बनाया गया, विच वाज आंध्र प्रदेश। आगे चल के आप देखेंगे कि इसी चीज को फॉलो करते हुए 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये कमीशन बनाया गया जिसको काम क्या दिया गया कि आप नए स्टेट्स का फॉर्मेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कि आप देखिए कि किस एरिया में कितने लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं और हम कैसे नए स्टेट्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैंग्वेज। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1956 में, नवंबर 1956 में, और इस रिपोर्ट के बाद हमारी कंट्री में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। कब सर? 1956 में। लेकिन आज अगर आप देखें तो हमारे पास 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो थ्रू आउट द टाइम उसके बाद कई सारे नए नए स्टेट्स बने, और उन सब का बेसिस जो था वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज नहीं था। कई सारी जगहों पे आप देखेंगे कि एथनिसिटी, ज्योग्राफी, उनके लोकल नीड्स के चलते भी नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे उत्तराखंड, नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट्स का भी फॉर्मेशन हुआ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट आइडियाज। लेकिन सबसे पहले 1947 के बाद जो स्टेट फॉर्मेशन हुए थे वो 1956 में हुए थे, और उनका बेसिस क्या था सर? लैंग्वेज पॉलिसी। और इसीलिए आप आज भी देखेंगे कि कई सारे ऐसे स्टेट्स की बाउंड्रीज ऐसे बनी हुई है जहां पर कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रह रहे हैं, गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग रह रहे हैं, आप कश्मीर में देखें तो कश्मीरी बोलने वाले लोग रह रहे हैं, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले, हरियाणा में हरियाणवी बोलने वाले। ठीक है, तो ये स्टेट फॉर्मेशन का जो बेसिस था वो लैंग्वेज ही था। ऑल्दो इनिशियली कई सारे एप्रीहेंशंस आ रहे थे कि कहीं ये स्टेट फॉर्मेशन जो हम लैंग्वेज के बेसिस पे कर रहे हैं, ये कहीं हमारी कंट्री को और डिवाइड ना करते, कहीं ये कंट्री को और ज़्यादा दूर ना लेकर चली जाए, जैसे कि रिलीजन ने किया। क्योंकि ऑलरेडी हम पार्टीशन से जूझ रहे थे, पार्टीशन हमने एक्सपीरियंस किया था, तो हमारे नेशनल लीडर्स के अंदर ये डर था कि कहीं ये लैंग्वेज भी उसी रिलीजन की तरह काम ना करें और कहीं ये स्टेट्स अपनी रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड ना करने लग जाए। लेकिन विद इन टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये देखा कि लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करते हुए लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के कारण डिवीजन तो नहीं लेकिन स्टेट और पास आ गया। क्योंकि लैंग्वेज एक एफिनिटी प्रोवाइड कराती है, आप किसी भी सेम लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे एज कंपेयर टू डिफरेंट भाषा वाले। कि सर अगर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाता है तो उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, वहीं पे साउथ इंडियन अगर नॉर्थ इंडिया जाता है तो उसे वो लैंग्वेज बैरियर फील होता है। लेकिन वही अगर कोई साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में कई वक्त से रह रहा है और उसे दोनों लैंग्वेज आती हैं तो शायद वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा अपने साउथ इंडियन दोस्त के साथ, ऑल्दो वो भले ही नॉर्थ इंडिया में क्यों ना रह रहा हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज एक कॉमन बेसिस बनती है, एक कॉमन आइडिया प्रोवाइड कराती है, एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराती है। लैंग्वेज का आइडिया सिर्फ और सिर्फ स्टेट बनाने के लिए नहीं रह गया था, लैंग्वेज एक बड़ा मुद्दा था इस बात को लेकर भी कि आखिर आज़ाद भारत में हम किस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, क्योंकि कंट्री की कोई ना कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज तो होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा।
कि सर आखिर आज़ाद भारत की, इंडिपेंडेंट भारत की लैंग्वेज क्या होगी, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी, आखिर हम किस भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे या नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर सपोज इंडिया ने हिंदी को ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज बना दिया, तो सारे साइन बोर्ड्स, हर एक चीज, सारी प्रोसीडिंग्स थ्रू आउट द इंडिया उसी लैंग्वेज में होंगी। बात समझ आ रही है? सारे एग्जाम्स हो गए, सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, सारे साइन बोर्ड्स हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑफिशियल वर्क, हर एक चीज हिंदी में होगी। लेकिन हमने अपनी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि सर इंडिया एक ऐसा रीजन है जहां पर किसी भी एक लैंग्वेज को सपोर्ट कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज अ लैंड जहां पर ऐसा कहा जाता है कि हर 1 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। हर एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद आप देखेंगे एक व्यक्ति कोई नई भाषा बोल रहा है। इतनी डाइवर्स कंट्री में आप एक लैंग्वेज कैसे किसी के ऊपर थोप सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस बात के ऊपर चर्चा हो रही थी कि आखिर इंडिया की भाषा क्या होनी चाहिए, तो काफी डिबेट्स हुए। इंडिया का सपोर्ट नॉर्थ इंडियंस तो कर रहे थे, लेकिन साउथ इंडिया से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आया कि सर हमारा अलग कल्चर है, हम तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी को कैसे अपना लें, हम अपनी लैंग्वेज को क्यों छोड़ दें, वो हमारी आइडेंटिटी है। बहुत स्ट्रॉन्ग और फियर्स आंदोलन भी हुए इस चीज को लेकर, और इसी के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसीजन में आए कि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में किसी भी एक ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज को इंपोज कर पाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई हमारी कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा जाता है। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया था, बट चूंकि जब देखा गया कि हिंदी भी ज्यादा जगहों पे नहीं बोली जाती है, हिंदी वॉज स्पोकन बाय ओनली 40% ऑफ इंडियंस, कि पूरे इंडिया का अगर टोटल पॉपुलेशन भी देखें तो 2011 सेंसस के हिसाब से सिर्फ 40% लोग हिंदी को अपनी मदर टंग की तरह यूज करते हैं। स्टिल हमारे पास 60% पॉपुलेशन है जो हिंदी नहीं बोलती है। तो सर आप कैसे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं? आखिर उन 60% पॉपुलेशन का क्या? तो सर इसी कारण से हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। ऑफिशियल लैंग्वेज की ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, ऑफिस के पर्पस के लिए, जो गवर्नमेंट का काम हो रहा है, नोटिसेज आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के काम हो रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है वो इन लैंग्वेजेस में होंगे। कौन से सर? हिंदी एंड इंग्लिश में। और इंग्लिश को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। उसके अलावा जब ये सेंसस देखा गया तो हिंदी के अलावा और भी 21 दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा गया। और ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं सर असमीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसका मतलब क्या है कि सर इन लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल होगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। इसका मतलब क्या है कि सर हर एक अगर आप किसी भी जगह पे एग्जाम देना चाहते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आप इनमें से किसी भी भाषा में एग्जाम देने के लिए अपीयर हो सकते हैं। उसके अलावा हर एक स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई कि सेंटर की तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमने डिसाइड कर ली, हर एक स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई कि आप अपनी खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की लैंग्वेज हिंदी है, वहीं महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की मैं बात करूं तो गुजराती है, और पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाबी है। वहीं आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पे इंग्लिश यूज होती है, और आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो तेलुगु यूज होती है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्टेट्स का, स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो उनके ऑफिसेज में यूज होगी, वो ये लैंग्वेज होगी। तो मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सर्कुलर आते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सर्कुलर या नोटिस आते हैं वो सारे हिंदी लैंग्वेज में आते हैं। गुजराती में सारे सर्कुलर जो आते हैं वो गुजराती लैंग्वेज में आते हैं। तो सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाने के अलावा और 21 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के अलावा भी, शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाने के अलावा भी हर एक स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई कि आप अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं स्टेट के अंदर। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, कि सर हर एक स्टेट की जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसी में उनका काम होता है, और वो उसी ऑफिशियल लैंग्वेज में अपने काम को करते हैं। इंग्लिश को लैंग्वेज बनाई गई ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि कई सारे लोग हिंदी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे आज़ादी के बाद, तो इस कारण से इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई आज़ादी के बाद, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऐसा कहा गया कि 1765 के बाद इंग्लिश का यूज डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि कई सारे स्टेट्स जो थे, नॉन हिंदी स्टेट्स थे, वो हिंदी का बहुत ज़्यादा अपोजिशन कर रहे थे, लाइक पर्टिकुलरली तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो वहाँ पर वो लोग हिंदी का यूज़ नहीं करना चाहते थे, और बहुत ही वायलेंट अपोजिशन हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि इवन आंध्र प्रदेश में भी एक अपोजिशन चल रहा था कि हमें अपना एक सेपरेट लैंग्वेज स्टेट चाहिए। तो इन्हीं सब अपोजिशंस के चलते फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अग्री किया कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू रखेंगे। और आप देखेंगे कि जो 15 साल की पॉलिसी बनाई गई थी इनिशियली, वो आज तक
कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि कई सारे जो सदर्न स्टेट्स हैं वो नहीं चाहते कि हम हिंदी का इस्तेमाल करें और वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही काम करना चाहते हैं, और फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट आज भी इंग्लिश को एज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, और मैं कहूं कि अब तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा यही था कि हम थ्रू आउट दिस टाइम हिंदी का प्रमोशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों तक हिंदी पहुंचाएं, और उसके बाद फिर हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी तरीके से हिंदी इंपोज कर रहे हैं लोगों के ऊपर, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हिंदी इंपोज करने की कोशिश कर रही है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड जो हमारी पॉलिसी थी, दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी, उसने भी कहीं ना कहीं इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाया कि सर मेजॉरिटी की बात ना सुन के या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना सुन के हर एक स्टेट, हर एक रीजन की डिमांड का ध्यान रखा गया, उनकी लैंग्वेज पॉलिसी का ध्यान रखा गया, और ये ध्यान रखा गया कि उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस क्या हैं अपनी लैंग्वेजेस को लेकर। और आज भी आप देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को हम कंटिन्यूअसली फॉलो करते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, कि सेंटर स्टेट रिलेशन ने भी सर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल दिया है। मैं बात करूं सेंटर स्टेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर किस तरीके से रही थ्रू आउट द टाइम, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो ये इमेज दिखा रही है कि सर ये सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और किस तरीके से वो स्टेट्स को पावर बांट रही है। कि सर 1990 से पहले तक का जो टाइम था, इनिशियली जो हमारी गवर्नमेंट शुरू हुई थी 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, वहां पे कहीं ना कहीं सेंटर को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया था इनिशियली। और उस टाइम पे आप देखेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच के जो रिलेशन थे वो बहुत ही अनइक्वल थे, कि सेंटर हमेशा ज्यादा पावरफुल होने के चलते स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करता था, स्टेट्स को पावर नहीं देता था इक्वल तरीके से। एंड ये इमेज उसी चीज को दर्शा रही है कि किस तरीके से सेंटर जो है स्टेट्स को पावर बांट रहा है इक्वली और अनइक्वली, और स्टेट्स के पास अपनी खुद की कोई भी पावर नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की अगर मैं बात करूं कि काफी लंबे वक्त तक सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी ने रूल किया, और उसके चलते क्या हुआ कि सर जब सेंटर और स्टेट में दोनों जगह एक ही पार्टी है तो वो अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते थे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि सर जब रूलिंग पार्टी चेंज हुई स्टेट के अंदर और सेंटर में अलग रूलिंग पार्टी आई, तो इसके कारण एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया कि सर सपोज सेंटर में कांग्रेस आई तो स्टेट में बीजेपी आ गई, तो उन्होंने आपस में फाइट करनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने कहा कि आप अपोजिशन पार्टी है, हम आपको इक्वल शेयर ऑफ पावर नहीं देंगे, जिसके कारण एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया, एक कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो गई। व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. एंड आप देखेंगे कि इसी के कारण कई बार क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनविलिंगली तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेंटर एक्सप्लॉइटेटिवली फोर्सफुली स्टेट गवर्नमेंट्स को फोर्स करता था बाहर जाने के लिए, उनको बाहर फेंक देता था, उनको हटा देता था। कि सर सेंटर कई बार ये बोलता था कि सर स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, और इसके कारण क्या होता था कि वो प्रेसिडेंट के थ्रू इमरजेंसी रूल लगवा देते थे और स्टेट गवर्नमेंट को अबॉलिश कर देते थे। ये सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चला। मैं अगर आपको बताऊं तो केरला में सबसे पहले 1957 में सबसे पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केरला में बनी, लेकिन विद इन अ ईयर कांग्रेस ने वहां पर इमरजेंसी लागू करवा के कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया और वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. और इसके कारण क्या है कि सर जब सेंटर स्ट्रांग हो रहा है और स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली सर दिस इज नॉट फेडरलिज्म एंड दिस आल्सो अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन चेंज कब आना शुरू हुआ? चेंज आना शुरू हुआ सर 1990 से, कि सर आप सिंहासन पर तो बैठे हैं लेकिन उसमें सारे स्टेट्स की सहमति भी होनी चाहिए। कि सर 1990 के बाद से एक नया एरा आया विच इज नोन एज द एरा ऑफ कोएलिशन पार्टीज। कि सर 1990 तक वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था, दैट इज कांग्रेस पार्टी। सिर्फ उन्हीं का वर्चस्व था। आप अगर स्टेट को उठा के देख लें, आप अगर सेंटर को उठा के देख लें, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन 1990 के बाद कई सारी अलग अलग पार्टीज का राइज होना शुरू हुआ। अब जब अलग अलग पार्टीज का राइज होना शुरू हुआ तो किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना बंद हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि जब सर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट बनानी होगी। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है कि सर जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो अलग अलग पार्टी साथ में आती हैं, अपनी सीट्स को मर्ज करती हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए 273 सीट चाहिए आउट ऑफ 543,
ठीक है सर। अब ये किसी एक पार्टी के पास अगर है पूरी सीट्स का मतलब कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं कि कितने कैंडिडेट्स एक पार्टी से हैं, तो 543 में से अगर 273 कैंडिडेट्स एक ही पार्टी से हैं तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। बट अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो वो क्या करेगी? सर उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ मर्जर किया कि प्लीज आप भी हमारे साथ आ जाइए, आप भी हमारे साथ आ जाइए। कि सर किसी पार्टी के पास सपोज 200 सीट्स हैं, किसी के पास सर 50 सीट्स हैं, किसी के पास सर 40 सीट्स हैं, तो ये सारे मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे विच विल बी नोन एज कोअलिशन गवर्नमेंट। अब कोअलिशन गवर्नमेंट अगर बन रही है तो ऑब्वियसली सर कई सारी स्टेट्स और रीजनल पार्टीज इसमें मर्ज हो रही हैं, और स्टेट्स और रीजनल पार्टीज अगर मर्ज हो रही हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इन स्टेट्स या रीजनल पार्टीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई आप देखेंगे कि कोअलिशन गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो पूरा सिनेरियो है जो अभी तक चला आ रहा था वो सब चेंज हो गया। और उसके अलावा आप देखेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया बाद में, जिस जजमेंट ने काफी ज्यादा हेल्प किया हमारी गवर्नमेंट्स को। और वो जजमेंट क्या था कि सर अब किसी भी तरीके से लोकल ये जो गवर्नमेंट है या जो ये स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हटा सकती है। ठीक है, कि आर्बिट्ररी मैनर से या विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट्स को उतना इजीली नहीं हटा सकती है। तो इस जजमेंट के बाद आप देखेंगे कि सर सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो चेंज हुए, और पहले जहां पे सेंटर टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज हो रहा था, टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज हो रहा था, अब ऑल इक्वल वाला अप्रोच यूज होता है कि सर सभी एक ही साथ हैं, एक ही लाइन में है। ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो इसीलिए अब स्टेट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। It was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner, as I told you. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, कि सर फेडरलिज्म तो हमने समझ लिया, फेडरल स्ट्रक्चर अभी तक हम बात करते हुए आए हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है? सर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन जनरली 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट। बट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि इंडिया के कुछ स्टेट्स जो हैं वो इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़े हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो शायद वो रशिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा बड़ा है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन महाराष्ट्र जर्मनी से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की अगर पॉपुलेशन वाइज मैं बात करूं तो शायद सर रशिया से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है उसकी। और वहीं पे मैं महाराष्ट्र की बात अगर करूं तो सर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी से भी ज्यादा है। और सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा होने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि वो हर तरीके से बहुत डाइवर्स भी हैं। आप जानते हैं कि सर इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कस्टम, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग नीड्स एंड एस्पिरेशंस हैं, सबकी अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, सबके अपने अपने आइडियाज हैं डेवलपमेंट को लेकर, और सबकी अपनी अपने कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से सबकी अपनी जरूरतें भी हैं। अब सर अगर हम 2 tier ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं तो शायद सभी लोगों को एक साथ इक्वली रिप्रेजेंट कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है, और शायद कुछ मेजर सेक्शन ऑफ द पीपल उसमें छूट सकते हैं। क्योंकि सर इतना बड़ा स्टेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट आखिर कब तक उनका ध्यान रखेगी? लेकिन इसी चीज का सलूशन निकालते हुए हमारे यहां एक 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जिसे कहा गया लोकल गवर्नमेंट, जो थी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज। और इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को समझें हम तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सर व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर हमारे पास सेंटर गवर्नमेंट है, उसके नीचे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तो होगी फेडरलिज्म। बट सेंटर और स्टेट के नीचे में भी हमने एक 3rd गवर्नमेंट बना दी विच आर नोन एज लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, की सेंटर और स्टेट से पावर लेके हम लोकल लेवल पे भी बांट देते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि सर लोगों की नीड्स और डिमांड्स जो है उनकी लोकेलिटी के ही लीडर्स उनको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक लोकेलिटी में ग्राउंड लेवल पे आकर ही उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स, उनके एस्पिरेशंस को समझा जा सकता है। स्टेट एज अ होल बहुत बड़ा होता है अपने आप में। तो सर हर एक ग्रुप, हर एक इंडिविजुअल, हर एक लोकेलिटी का ध्यान रख पाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसी प्रॉब्लम का सलूशन हमें प्रोवाइड कराती है कि सर हर एक लोकेलिटी, हर एक ग्राउंड लेवल तक हम गवर्नमेंट को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे उनके लीडर्स फॉर्म कर रहे हैं ताकि उनकी मैक्सिमम कवरेज हो सके, उनके इश्यूज का मैक्सिमम रेजोल्यूशन किया जा सके।
उसके अलावा पीपल जो लोकल लेवल पे है उन्हें शायद ज्यादा बेटर आइडिया होता है। सपोज मेरी लोकेलिटी से अगर कोई लीडर बिलोंग कर रहा है तो उसे पता होगा मेरी लोकेलिटी में क्या इशू है, रादर देन द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज चीफ मिनिस्टर को पूरे स्टेट का ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि सर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट जो हैं वो पॉपुलेशन में बहुत बड़े हैं, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को शायद एक व्यक्ति ना रूल कर पाए, लेकिन वहीं पर अगर मैं लोकल लेवल पर हर एक लोकेलिटी पे भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देता हूँ तो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपरली हो जाता है। नेक्स्ट थिंग कि लोकेलिटी के जो लीडर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर हम रेवेन्यू को किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, कि सर किसी लोकेलिटी में शायद पानी की जरूरत है, किसी में बिजली की जरूरत है, किसी में रोड की जरूरत है। तो हर एक लोकेलिटी के हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि सर जब आप इन सारी चीजों को इस तरीके से प्लान करते हैं, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो सर वहां पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो निकल कर आता है कि सर लोकल लेवल पे आपने लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज व्हाट सर, रूल्ड बाय द पीपल। तो पीपल का पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट गवर्नमेंट में तो लोगों का पार्टिसिपेशन करवा पाना शायद मुश्किल है, लेकिन लोकेलिटी में अगर गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रही हैं तो सर वहां पे हम लोगों का पार्टिसिपेशन इक्वली इंश्योर करा सकते हैं। आगे हम बात करें कि सर people know how to manage money and invest the resources. Beside these, at the local level it is possible for the people to directly participate in the decision making. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, that is local self government. कि सर डिसेंट्रलाइजेशन के कारण हम डेमोक्रेसी के एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को फोकस कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही कहा गया है। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन बातों के बारे में पूरा आइडिया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज की डिमांड और नीड पहले से ही हमें पता थी कि सर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन या ऐसे लोकल लेवल गवर्नमेंट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस गवर्नमेंट को और ज्यादा रियलाइज किया गया और ज्यादा प्रेजेंट किया गया कि सर पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी पे ये गवर्नमेंट पहुंचाई जाए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस गवर्नमेंट को प्रोवाइड तो कराया था, लेकिन वो गवर्नमेंट हमेशा से स्टेट कंट्रोल के अंडर में थी। ठीक है, कि सर हर एक स्टेट में उसे रखा तो गया, लेकिन सर वहां पे पूरी पावर जो थी इन सब की वो किसके अंडर में थी सर, वो स्टेट के अंडर में थी। और स्टेट बहुत रेगुलरली इन सब चीजों पे काम नहीं कर रहा था, स्टेट बहुत अच्छे से म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज को प्रॉपर पावर नहीं दे रहा था। मेजर डिसीजन मेकिंग चेंज हुआ 1992 में। 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जिनको कहते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, उनको उनके प्रोविजंस मेंशन किए गए, और ये मेंशन किया गया कि अब सर ये अपने आप में एक तरीके से इंडिपेंडेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरीके से इनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता है। इनकी वर्किंग अब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्किंग होगी, और ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। जैसे कि स्टेट में इलेक्शन होते हैं वैसे इसमें रेगुलर इलेक्शन होंगे, रेगुलर रेवेन्यू आएगा, और इनकी वर्किंग को रेगुलरली असेस किया जाएगा और पूरी तरीके से इनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। The two amendments were added to the Constitution Part 9th, titled the Panchayats, Part 9th A titled Municipalities। कि सर Part 9th में the Panchayats, Part 9th A में सर the Municipalities। और ये थी पंचायत इंट्रोड्यूस की गई सर विलेज लेवल पे, और म्यूनिसिपैलिटीज इंट्रोड्यूस की गई सर अर्बन लेवल पे। Institutions of self-government, that is panchayat and municipalities, became institutions of self-government. So it was the article, the year 1992, 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, जिसके तहत local self-government, local level पे governments provide कराई गई, ताकि हर एक individual, हर एक locality को equally represent किया जाए, और इन bodies को constitutional body बनाया गया। And this is how all these provisions were changed। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया है कि हर 5 साल में लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन होंगे। पहले जब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी ये पंचायती और म्यूनिसिपैलिटीज, तो उनके ना रेगुलर इलेक्शन होते थे ना उनको रेगुलर रेवेन्यू प्रोवाइड कराया जाता था। बट अब कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज मैंडेटरी कि हर 5 साल में इनके रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, और उस इलेक्शन को करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया है। सीट्स रिजर्व की गई हैं इलेक्टेड बॉडीज में और एग्जीक्यूटिव हेड्स में फॉर विमेन, फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो विमेन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनमें सीट्स भी रिजर्व की गई हैं। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। ठीक है, 1/3 पोजीशन जो टोटल है वो विमेन के लिए रिजर्व की गई हैं इन सारी लोकल लेवल बॉडीज में। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो
सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, दैट इज जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को कौन कराएगा सर? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। तो एक सेपरेट बॉडी इंट्रोड्यूस की गई विच वाज कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इस बॉडी का काम क्या है कि सर फ्री एंड फेयर एंड इफेक्टिव इलेक्शंस और रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएं इन लोकल सेल्फ बॉडीज के लिए। और नाउ the states are required to share some powers and revenue with local bodies. The nature of sharing varies from state to state. कि सर अब स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करनी पड़ेगी, वो भी रेगुलर बेसिस पे। वो कुछ भी तरीके से उसको टाल नहीं सकते हैं, उन्हें अपना रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, उन्हें अपनी पावर शेयर करनी पड़ेगी। ऑल्दो ये चीज स्टेट पे छोड़ी गई है कि आप किस तरीके से वो शेयरिंग करना चाहते हैं, बट आपको रेगुलर इलेक्शन करवाने हैं और आपको वो पावर शेयरिंग करनी है। सो दिस हैज हेल्प्ड टू डीपन द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। आप देखेंगे कि सर हम क्या बात कर रहे हैं कि फेडरलिज्म इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो अगर पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो सर हर लेवल पे पावर शेयरिंग होनी चाहिए और उसे ग्राउंड लेवल तक ग्रास रूट लेवल तक प्रोवाइड कराया गया है, एंड दैट इज व्हाई फेडरलिज्म इज वेरी मच बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। और इसी कारण से फेडरलिज्म जो है इतना सक्सेसफुल हो पाया है इंडिया के अंदर। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गवर्नमेंट्स का लेवल क्या होता है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में। तो सबसे ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो सर वी हैव पंचायती राज। ठीक है, इसको पॉपुलरली कहा जाता है सर पंचायती राज। हर एक विलेज से स्टार्ट करें तो हर विलेज में एक ग्रुप बनता है, एक गवर्नमेंट बनती है विच इज नोन एज पंचायत। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। उसे क्या कहा जाता है कि अगर छोटे छोटे विलेज है तो ग्रुप कर दिया, या फिर एक बड़ा विलेज है तो उसका होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हर एक विलेज में होता है। ग्राम पंचायत की एक पब्लिक मीटिंग होती है जिसे कहा जाता है सर ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होगी कि उस विलेज के जितने भी लोग होंगे उनकी एक मीटिंग होगी जिसे ग्राम सभा कहा जाएगा। इस पंचायत में सर बेसिकली हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको पंच कहा जाता है, और उनका एक प्रेसिडेंट होता है जिनको सरपंच कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो लेवल है गवर्नमेंट का वो ऐसा डिवाइड होता है कि सर वी हैव ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। ग्रुप ऑफ विलेजेस को जब मर्ज कर दिया जाता है तो उनको बनाया जाता है सर पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई विलेज लेवल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इस पूरे विलेज लेवल का इनका सबका हेड होता है इनके ऊपर जिला परिषद। ठीक है, तो सबसे लोकल लेवल विलेजेस में हो गया सर ग्राम पंचायत। ग्रुप ऑफ विलेजेस में हो गया सर पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल, इसको बोला जाता है पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस का एक कुछ विलेजेस को ग्रुप किया जाता है और उनके ऊपर एक बॉडी बनाई जाती है विच इज नोन एज पंचायत समिति। और कुछ पंचायत समिति का जो ग्रुप होता है उनकी जो बॉडी होती है उसे बोला जाता है जिला परिषद, और ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक लेवल पे लोगों को ये प्रोवाइड कराया गया है कि वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकें और अपने व्यूज एस्पिरेशन और नीड्स को प्रोवाइड करा सकें। तो याद रखना है विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ विलेजेस में पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल, ग्रुप ऑफ पंचायत समिति जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget and to review the performance of ग्राम पंचायत। की सर ग्राम सभा एटलीस्ट 3 या 4 बार मिलती है साल में, बजट को अप्रूव करती है, और हर एक मेंबर जो उस पर्टिकुलर विलेज का वोटर है वो ग्राम सभा का मेंबर भी होता है और ग्राम सभा के इस मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करता है। कुछ ग्राम पंचायत को साथ में मर्ज करके क्या बनाया जाता है सर, उन्हें साथ में मर्ज करके बनाया जाता है पंचायत समिति ब्लॉक या मंडल। The members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। कि सर सारे पंचायत मेंबर्स जो होते हैं, ये जो 3-4 विलेजेस को ग्रुप किया गया है, तो ये जो पंचायत समिति बॉडी बनेगी तो उन सारे विलेजेस के मेंबर जो इस पंचायत समिति का हिस्सा हैं वो यहां पर आकर वोटिंग करेंगे। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी पंचायत समिति को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी सर, जिला परिषद। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं एक वेन डायग्राम के थ्रू कि सर ये सपोज हो गया एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर है विलेजेस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर है क्या सर, ये है विलेजेस, ये है विलेजेस। हर एक विलेज में ध्यान दीजिएगा, हर एक विलेज में हमारे पास है सर ग्राम पंचायत। हर एक विलेज में हमारे पास क्या है सर, ग्राम पंचायत। कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस में क्या है सर, कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस में है सर हमारे पास पंचायत समिति, पंचायत समिति। और सर
पूरे डिस्ट्रिक्ट की पंचायत समिति को अगर हम इंक्लूड कर लें कि ये सर क्या है, ये पंचायत समिति, सर ये क्या है, सर पंचायत समिति, सर ये क्या है, पंचायत समिति, और इन सबको जब साथ में एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अंदर ले आते हैं तो इसको कहा जाता है जिला परिषद। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि एक डिस्ट्रिक्ट सर विलेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है, तो हर एक विलेज में सर हमारे पास ग्राम पंचायत है। कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर अगर हम बात करें तो बनाई जाती है सर पंचायत समिति, और सारी पंचायत समिति को मिलाकर बनाया जाता है जिला परिषद। ऑल द पंचायत मेंबर्स in a district together constitute a जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, और जिला परिषद के मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और कई सारे एमपी और एमएलए भी जो लोकल लेवल के होते हैं वो भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा and MLAs of that districts and some other officials of the other district level bodies are also its members। जिला परिषद चेयरपर्सन is the political head of the जिला परिषद, कि सर जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो इसका बेसिकली पॉलिटिकल हेड होता है। तो आई होप कि रूरल लेवल का आपको ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो समझ आ गया। बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। तो अर्बन लोकल बॉडीज में जनरली वी हैव 3 थिंग्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड नगर पंचायत। कि सर बड़े बड़े अर्बन मेट्रो सिटीज में हमारे पास होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे टाउन्स में हमारे पास होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज, और उससे भी छोटे एरिया में सेमी अर्बन लोकेलिटीज जो होती हैं, जो विलेज और अर्बन के बीच में है काइंड ऑफ, वहां पे होती हैं सर नगर पंचायत की, जो साइज में बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। तो ये होती हैं सर अर्बन एरियाज में, और इनमें हायरार्की नहीं होती है। इनमें जनरली बड़ी सिटी होगी तो सर वहां पे म्यूनिसिपैलिटी होगी, टाउन होगा तो सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा बड़ी सिटी में, म्यूनिसिपैलिटी होगी सर टाउन्स में, और सेमी अर्बन एरियाज में या छोटी लोकेलिटीज में होंगी सर नगर पंचायत, और इनके जो हेड होते हैं उनको मेयर कहा जाता है। ठीक है, municipalities are set up in town, big cities are constituted into municipal corporations. Both municipalities and municipal corporation are elected or controlled by the elected bodies consisting of people's representative, जिन्हें कहा जाता है पार्षद। अगर आपको पता हो, जिन्हें काउंसलर भी कहा जाता है, कि आपके एरिया को वार्ड में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक सिटी के अंदर क्या होगा, आपके एरिया को वार्ड में डिवाइड किया जाएगा, हर एक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा। ठीक है, और उन्हीं सब में से एक व्यक्ति होता है जो नॉमिनेटेड होता है, उसे मेयर कहा जाता है। तो मेयर इन सब पार्षद का हेड होता है। तो म्यूनिसिपैलिटी को बेसिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं सर, पार्षद इलेक्ट किए जाते हैं हर एक एरिया में, और वही पार्षद फिर इस म्यूनिसिपैलिटी का ध्यान रखते हैं। तो बेसिकली उनका क्या काम है कि एक पर्टिकुलर सिटी के ऊपर उनको फोकस करना है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनरली इसको मेयर कहा जाता है, और म्यूनिसिपैलिटीज में भी मेयर ही होते हैं वो। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ये वर्ल्ड में कहीं पर भी सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है कि हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक की बात की है। कि सर डिसेंट्रलाइजेशन को हम इतने लोकल लेवल तक लेकर आए हैं, फेडरलिज्म को हम इतने लोकल लेवल तक लेकर आए हैं, क्योंकि इंडिया इज सच अ वास्ट पॉपुलेशन। आज की मैं अगर बात करूं तो 36 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे लोकल बॉडीज में, या ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इनमें 36 लाख से 36 लाख से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्ट्रेंथन हो गई हैं, और इसी के कारण से उनका काम और स्ट्रांग हो गया है, और शायद इसी कारण से लोकल पीपल भी अब इस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन पा रहे हैं। विमेन की भी पार्टिसिपेशन इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट के बाकी लेवल्स में आप देखें तो अभी तक गवर्नमेंट ने उन्हें रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया था, लेकिन इट वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जहां पे 1992 में 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर द वुमेन। वेरी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब उन्होंने वुमेन को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में भी सीट रिजर्व करके दी हैं, विच आर 1/3 सीट्स। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इस बिल के अनुसार वुमेन के लिए अब सीट्स लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी रिजर्व्ड होंगे, लेकिन उससे पहले वो सिर्फ लोकल बॉडीज में ही रिजर्व थी। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज एज वेल। कि सर ये इतना ही सही नहीं है, कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सर? वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। कि इलेक्शंस अब सर लोकल सेल्फ बॉडीज बन तो रही हैं, लेकिन ग्राम सभा को जहां 3 से 4 बार साल के अंदर मिलना चाहिए, वो रेगुलरली नहीं मिल रही हैं। लोगों को उतने राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में उनका से कम होता जा रहा है, और पंच और सरपंच जो है वही मेजर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। कई सारे स्टेट्स में अगर आप देखें तो उन्होंने अभी तक लोकल बॉडीज को प्रॉपर पावर नहीं दी है, रेवेन्यू नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने बताया था ना कि सर स्टेट्स को कितना रेवेन्यू देना है लोकल बॉडी को, वो खुद डिफाइन करेंगे। तो कई सारी स्टेट्स में उन्होंने भी अभी तक लोकल गवर्नमेंट को वो पावर ट्रांसफर नहीं कराई है, और उन्हें अभी तक प्रॉपर शेयर ऑफ रेवेन्यू नहीं दिया जा रहा है।
और आप देखेंगे कि इसी कारण से वहाँ पे अभी भी ये जो ग्राम सभा और ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं और जिस आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, वो अभी भी हमारे लिए सिर्फ एक ड्रीम है कि सर अभी बहुत लंबे दूरी तक जाना है ताकि हम इसे और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सकें और डिसेंट्रलाइजेशन कर सकें और इंडिया को प्रॉपरली हम एक फेडरल कंट्री कह पाएँ। ब्राज़ील की अगर मैं एक स्टोरी बताऊँ तो ब्राज़ील एक ऐसा इंपॉर्टेंट शहर है जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जहाँ पर उन्होंने लोकल लोगों को फुल पावर शेयरिंग दी है, फुल लोकल, उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की पार्टिसिपेशन की बात की है कि वहां पर उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश की है और डिसीजन मेकिंग में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ब्राजील का ये जो मॉडल है ये शायद हमारे लिए एक आइडियल मॉडल हो सकता है जहां पर उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं साक्षात तरीके से प्रेजेंट किया है और वो उसे आज भी फॉलो करते हैं। So people, I hope everything is clear to you in this chapter। आपको सारी बातें समझ आई होंगी कि सर आखिर फेडरलिज्म होता क्या है, पावर शेयरिंग क्या होती है और हम आखिर इसमें किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो बात करता है सर जेंडर, वुमेन एंड कास्ट। ठीक है, कि इनका पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है और आखिर क्या क्या तरीकों से पॉलिटिक्स इन सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर इन्फ्लुएंस लेकर आती है या इन सारे इश्यूज ने किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई विल एंड अप दिस लेक्चर हियर ओनली। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट्स, कोई भी सजेशन है, प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड बने रहिए, नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय पीपल, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, बाय बाय।